चलिए जी, गुड मॉर्निंग। 2 दिन से आपके पास कोई काम नहीं आया क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सर काम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये काम पूरा कवर करने दीजिए हमें। तो 2 दिन का आपको टाइम दिया, अभी भी आपके पास टाइम है। शुक्रवार को, जैसे आज आपके पास वीडियो आया है, ये बहुत छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। एक ही टॉपिक इसके अंदर मैं कवर करूँगा। फिर सैटरडे को कल आपके टेस्ट है, शाम को 7 बजे आपके पास पेपर आ जाएगा, 12th भी दोनों के लिए। तो वो आप कॉपियाँ भिजवा दीजिएगा रात को 9 बजे तक। संडे को मैं चेक करके आपको सोमवार को रिजल्ट बता दूंगा आपका क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होंगे इस टेस्ट के अंदर और टेस्ट देंगे जितना भी आपको आता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसी को लेके चलते हैं हम लोग। हमने वो पढ़ा था द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके हमने एग्जाम्पल देखे थे, टोटल 11 एग्जाम्पल थे। इनमें से 2 ऐसे एग्जाम्पल थे जिनमें से कुछ आपके नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बोर्ड पे नहीं बता पाया। तो कहीं के मैसेज आया कि सर ये आपने बोर्ड पे समझाया नहीं, तो जो पुराना बच गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। नोट्स में जिस प्रकार आपके लिखे हुए हैं उसी प्रकार आपको लिखना है। उसमें ऐसा नहीं है कि सर ने ये बोर्ड पे नहीं समझाया तो ये छोड़ दूँ मैं, नहीं। आप लिखिएगा, आपको लगेगा ये चीज़ सर ने बोर्ड पे नहीं समझाई है तो आप उसका कॉपी मेरे पास भेज दीजिएगा वापस कि सर ये आपने समझाई नहीं है बोर्ड के ऊपर, तो मैं आपको समझा दिया करूँगा। जैसे आज वो 2 टॉपिक बीच में छूट गए थे, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। चलिए जी, सबसे पहले एक और गणित का क्वेश्चन है, प्योर गणित का क्वेश्चन है, इसमें कोई मजाक मस्ती नहीं है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति के पास 3 थैली है, तीनों थैली लेकर वो नदी किनारे नारियल लेने जाता है। तीनों थैली में 30-30 नारियल भरता है, यानी एक थैली में 30 नारियल अधिकतम आ सकते हैं। तो ऐसे करके वो 90 नारियल लेता है 3 थैलियों में, और घर जाते समय रास्ते में उसको 30 टोल नाके आते हैं। 30 टोल नाके उसके रास्ते में आते हैं, घर के रास्ते में। इन टोल नाकों के नियम के तहत आपके पास जितनी थैलियां हैं उतने नारियल वहां देने होते हैं, और जितने टोल नाके हैं वहां पर आपको नारियल देने पड़ेंगे। कितने? जितनी आपके पास थैलियां हैं। तो बताइए वो व्यक्ति घर पे ज्यादा से ज्यादा कितने नारियल लेके जा सकता है? टोटल 90 नारियल लेके वो निकला है। 30 टोल नाके उसको पार करने हैं अपने घर तक जाने के लिए, और प्रत्येक टोल नाके के ऊपर उससे नारियल देने पड़ेंगे उतने ही जितने उसके पास क्या है, थैलियां हैं। तो आपको ये बताना है कि घर पहुंचते समय उसके पास टोटल 90 में से कितने नारियल बचेंगे। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा और जवाब भेजिएगा। चलिए जी, हम लोग चलते हैं सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर। ये मैथ्स का क्वेश्चन था। मैथ्स के क्वेश्चन से याद आया, 10वीं क्लास के मैथ्स के पेपर रद्द हो गए हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित दोनों। लेकिन 12th क्लास का पेपर होगा गणित का, क्योंकि उसके बगैर तो आईआईटी में एडमिशन कैसे होगा। तो 10th क्लास के अभी रद्द करने के लिए गवर्नमेंट के पास में विचार भेजा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। अभी तक वहाँ से मोहर लगी नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने कैंसिल कर दिया। इसका मतलब राजस्थान बोर्ड भी कैंसिल कर लेगा। 11 लाख बच्चों को नहीं करा पाएंगे एग्जाम्स, क्योंकि सेंटर के ऊपर पेशेंट भर्ती है। गवर्नमेंट जो स्कूलें हैं वहाँ पर उन्होंने सेंटर बना रखे हैं। जो बाहर से कोई आता है गांव के अंदर, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, स्कूल के अंदर, जो गवर्नमेंट ने स्कूल के अंदर सेंटर बना रखे हैं, आइसोलेशन सेंटर, उसके अंदर 10-15 दिन तक उसको रखते हैं। तो स्कूलों में सब जगह सेंटर बनाए हुए हैं, तो फिर एग्ज़ाम करवाना मुश्किल है। इसलिए 10th क्लास के एग्ज़ाम है वो रद्द करने के लिए इन्होंने राज्य सरकार को भेजा है, और रद्द हो भी जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के भी रद्द हो चुके हैं। लेकिन 12th क्लास के पेपर रद्द नहीं होंगे, उसका पेपर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मई में नहीं तो जून में तो हो ही जाएगा। चलिए जी, हम लोग चलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण चल रहे थे। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने बताया था KCN से, KCN पोटेशियम साइनाइड से। तो क्या था यहाँ पर, वापस एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया KCN से करवाई तो क्या बनता था, एल्किल साइनाइड। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मैथिल क्लोराइड KCN के साथ क्रिया करवा दी, और क्या बन गया यहाँ पर, मैथिल साइनाइड। मैथिल साइनाइड।
देखिए इसके नाम यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। मैथिल समूह है ये, तो मैं इसको बोल सकता हूँ मैथिल साइनाइड। ये इसका सामान्य नाम है, आईपीसी नाम नहीं है। आईपीसी में ये कार्बन काउंट होगा, आपको पता है क्रियात्मक समूह यदि कार्बन युक्त है तो उसके कार्बन को काउंट करना है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइड। नाइट्राइड। आगे बात 2 कार्बन है, ये वाला कार्बन भी काउंट करना है। जैसे एक ये है CH3 CH2CN, तो किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल क्यों हुआ, इसमें तो कार्बन 2 है। नहीं, कार्बन 3 है ना, 1 2 3। जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है उसको तो सबसे पहले नंबरिंग देनी है, आईपीसी का नियम है ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। चलिए, तो ये रिएक्शन वापस इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट आपके उसके अंदर नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, वो छूट गए थे, तो देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ लेना उसका कुछ नहीं है, क्योंकि ये जब हम लोग साइनाइड का एक चैप्टर अलग से है, आइसोसाइनाइड साइनाइड का, वहां पर पढ़ेंगे तो ये वापस वैसे भी आएगा। फिर भी मैं यहाँ वापस समझा देता हूँ क्योंकि आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि संदेह बताए नहीं है। हमें साइनाइड है मैथिल साइनाइड, RCN मैथिल ले लिया मैंने यहाँ पर। इसकी 4 प्रकार की अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में आती है। यदि साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाया जाए, पूर्ण जल अपघटन, देखिएगा पूर्ण जल अपघटन का मतलब हमेशा होता है 2 जल के अणु, 2 जल के अणु। चलिए मैंने 2 जल के अणु यहाँ पर ले लिए इसके पूर्ण जल अपघटन पे। तो देखिएगा यहाँ पर बताइए कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो देखिए क्या बनेगा CH3COOH। समझिए वापस, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 ऑक्सीजन मैंने लगा, देखो ये है CH3C 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन मैंने लगा दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, तो पीछे कितने हाइड्रोजन थे पहले 4, कितने बच गए 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन बच गया, यानी क्या बन जाएगा अमोनिया। यानी एल्किल साइनाइड का जब पूर्ण जल अपघटन करवाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया बनता है। सेकंड रिएक्शन, आंशिक जल अपघटन करवाया जाए, आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन का मतलब होता है जल का अणु केवल कितना काम आएगा, 1। तो देखिएगा यहाँ पर 1 ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3CONH2। कौन सा क्रियात्मक समूह है, CH3CONH2। CONH2 11th क्लास के ऊपर जाइए, ये क्रियात्मक समूह है एमाइड का। आईपीसी में नाम होता है एल्केन एमाइड। कितने कार्बन है, 2, तो नाम क्या हो जाएगा एथेन एमाइड। ठीक है, फिर चलते हैं अगली रिएक्शन पे, पूर्ण अपचयन। पूर्ण अपचयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ अभिक्रिया का नाम है इसका मेंडियस अभिक्रिया, मेंडियस अपचयन। मेंडियस अपचयन अभिक्रिया का नाम है। चलिए, पूर्ण अपचयन का मतलब यहाँ पर काम आएंगे 4 हाइड्रोजन। पूर्ण का मतलब 4 हाइड्रोजन काम आएंगे, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए 4 हाइड्रोजन मैं जोड़ रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ूंगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ूंगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2। 2 यहाँ जोड़ दिए, 2 यहाँ जोड़ दिए। और ये किस प्रकार का एमीन है, याद कीजिए प्राथमिक एमीन। 2 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे एथेन एमीन, प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। फिर आता है यहाँ पर एक और पॉइंट, आंशिक अपचयन। पूर्ण के बाद आता है आंशिक अपचयन। आंशिक का मतलब हाइड्रोजन कितने काम आएंगे, 2। इस अभिक्रिया का भी नाम होता है स्टीफेन अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रियाएं वापस आगे आएगी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टीफेन अभिक्रिया। देखिए आंशिक अपचयन में 2 हाइड्रोजन काम आ रहे हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। तो देखिए मैं बनाता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड NH। कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। 1 H यहाँ जोड़ते, 1 H यहाँ जोड़ते। इसके बाद में क्या होता है, इसका जल अपघटन होता है। जल अपघटन करवाते हैं, यानी जल के साथ क्रिया, ये करवा दिया मैंने OH2। जल अपघटन जैसे यहाँ ले लिया O और यहाँ ले लिया H2, H2O ले लिया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो पीछे क्या बच गया CH3CHO, CH3CHO। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया NH3,
यानी क्या बन जाएगा, अमोनिया और कौन सा क्रियात्मक समूह है, CHO, एल्डिहाइड। तो एक तो अमोनिया बनेगा, एक क्या बनेगा, एल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। फिर सेकंड चलते हैं हम लोग यहाँ पर, चलिए सेकंड पे चलते हैं। ये तो हमने साइनाइड की बात की, अब बात करते हैं आइसोसाइनाइड की। आइसोसाइनाइड का भी आपके लिखा हुआ है इसके अंदर, तो चलिए जी उसकी भी बात कर लेते हैं। AgCN, सेकंड हमने क्या लिया था, AgCN। याद कीजिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCN से करवाई जाती थी तो क्या बनता था, आइसोसाइनाइड, RNC, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता था। तो यहां मैंने ले लिया AgCN, ये AgCN, तो बताओ यहां पर क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, NC, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, और यहां क्या लग जाएगा, आइसो, नाम हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। IUPAC नाम क्या होता है, मेथिल कार्बिल एमीन, ये आगे आएगा जब हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी IUPAC के ऊपर ध्यान नहीं देना है इसका। फिर बात करते हैं, यहाँ पर भी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, जबकि साइनाइड के अंदर 4 प्रकार की थी। ये मेथिल आइसोसाइनाइड ले लिया मैंने, वहां पर कौन कौन सी अभिक्रिया थी, पूर्ण जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, पूर्ण अपचयन और आंशिक अपचयन। लेकिन यहाँ पर 2 अभिक्रिया हैं, एक तो पूर्ण जल अपघटन है, एक पूर्ण अपचयन है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पूर्ण जल अपघटन की। इसका जो पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 4, ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन में यहाँ जोड़ रहा हूँ, सॉरी 2 हाइड्रोजन में यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, तो देखो ये क्या बनेगा, CH3NH2, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए। कौन सा एमीन है ये, प्राथमिक एमीन। अब बताइए पीछे क्या क्या बच गया, देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, 2, एक ये लगा दिया, एक कार्बन बच रहा है यहाँ, कार्बन, ऑक्सीजन कितने बच रहे हैं, 2, ये ऑक्सीजन 2, और एक हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने थे, 2 × 2 4, देखिए 2 तो यहाँ काम में लिया हमने, 2 यहाँ पर, और ये इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल, जो चींटियों से प्राप्त होता है, लाल चींटियों से, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिका, HCOOH। यानी एल्किल आइसोसाइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करने पर एक तो मिलता है प्राथमिक एमीन, एक मिलता है फॉर्मिक अम्ल। फिर पूर्ण अपचयन, यानी 4 हाइड्रोजन काम आएंगे, तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, 3 यहाँ जुड़ेंगे, तो ये बनेगा CH3NH-CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े, 4 हाइड्रोजन थे, तो ये बन गया NH, यानी एमीन। कौन सा एमीन है, याद कीजिए, 2 डिग्री का एमीन, द्वितीयक एमीन। NH2 को हम लोग 1 डिग्री का बोलते हैं, NH को हम लोग 2 डिग्री का बोलते हैं, और केवल N को क्या बोलते हैं, 3 डिग्री का। यानी कौन सा एमीन बन गया, 2 डिग्री का एमीन। चलिए, तो ये 2 रिएक्शन थी जो उसकी मैंने नहीं बताई थी, जो आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई है। काफी बच्चों ने मैसेज किया था कि सर इसका क्या करना है, लिखना है कि नहीं लिखना है। तो मैं वापस बताता हूँ कि कोई भी टॉपिक ऐसा रह जाए अगर समझाना, और आपके जो नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप तुरंत मुझे मैसेज कर दिया कीजिए कि सर ये टॉपिक है, ये नोट्स में लिखा है, लेकिन आपने बोर्ड पे नहीं समझे। आपको कंटिन्यू उसी वे में लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलिए, एक और रिएक्शन थी ईथर का निर्माण। हमने ईथर का निर्माण करने की विधि पढ़ी थी, पहली विधि तो मैंने बताई थी, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क Ag2O के साथ करवाने पर। तो इस प्रकार हमने ईथर का निर्माण किया था। एक और विधि है ईथर के निर्माण की, जो ईथर चैप्टर में आएगी, जो मैंने यहाँ बीच में छूट गए थे वो वैसे भी आगे आकर आना ही था, फिर भी मैं वापस बता देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, याद होगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल, ROH। बताइए एल्कोहल जब प्रोटॉन का त्याग करेगा तो पीछे क्या बच जाएगा, RO-, यहां से ये प्रोटॉन निकल गया बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड, जब भी एल्कोहल प्रोटॉन का त्याग करता है तो नाम क्या होता है, एल्कोक्साइड। याद कीजिए फिनॉल, फिनॉल मैंने बताया था आपको 11th क्लास के अंदर, फिनॉल। जब फिनॉल से प्रोटॉन का त्याग होता है तो देखिए प्रोटॉन चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, माइनस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड। जैसे अल्कोहल से प्रोटॉन जाएगा तो एल्कोक्साइड बोला जाएगा, उसी प्रकार फिनॉल से जाएगा तो क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड। तो देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया NaOH से करवाने पर
अब बात बताइए इसका नाम क्या होगा। तो देखिए ओ आर इसको नाम क्या होता है, एल्कोक्साइड, और साथ में क्या जोड़ा, सोडियम। इसको मैं क्या बोलूंगा, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम होगा, सोडियम एल्कोक्साइड। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड करवाने पर देखिए यहां से क्या निकल जाएगा, NaX सोडियम हैलाइड, पीछे क्या बच गया, ईथर, ROR। इस अभिक्रिया का नाम होता है विलियमसन्स ईथरीय संश्लेषण, जो कि आगे आपके ईथर के अंदर आएगी, विलियमसन ईथरीय संश्लेषण। तो ये अभिक्रिया थी कि सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हाइड्राइड से करवाने पर किसका निर्माण होता है, ईथर का। तो ईथर के एक निर्माण की एक और विधि यहाँ पर होती है जो इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक थे जो आपके छूट गए थे पहले, जो पिछले लेक्चर में नहीं करवा पाया था मैं। तो अब आपके बीच में कुछ भी नहीं छूटा है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक गुण हम लोग पहला पढ़ रहे थे, और पहला रासायनिक गुण है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो यहाँ पूर्ण रूप से मैं समझा चुका हूँ। सेकंड हम लोग लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, रासायनिक गुण सेकंड। पहला था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हमने SN1 और SN2 के अध्ययन किया। दूसरा हम लोग लेते हैं यहाँ पर अपचयन। अपचयन नाम से पता चलता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना। तो एल्किल हैलाइड का अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ये मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक H यहाँ, एक H यहाँ, यहाँ बन जाएगा RH प्लस यहाँ पर क्या निकल जाएगा, HX। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। RH क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्केन। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ CH3Cl, और ये मैंने अपचयन ले लिया, इसका हाइड्रोजन ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो बताओ क्या बन जाएगा, CH4 प्लस HCl। एल्केन का निर्माण होता है, यानी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के अपचयन से किसका निर्माण होता है, हमारे यहाँ पर एल्केन का। उत्प्रेरक, तीर के निशान के ऊपर इसमें उत्प्रेरक भी होते हैं, याद रखिएगा। जिंक प्लस HCl उत्प्रेरक हो सकता है, सोडियम प्लस एथेनॉल ये भी उत्प्रेरक हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लाल फॉस्फोरस प्लस HI, लाल फॉस्फोरस प्लस HI, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हम लोग आगे जिसका भी अपचयन पढ़ेंगे, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल का पढ़ें, चाहे अल्कोहल का पढ़ें, चाहे एल्डिहाइड का पढ़ें, चाहे कीटोन का पढ़ें, चाहे ईथर का पढ़ें, जब भी ये आएगा उत्प्रेरक लाल फॉस्फोरस और HI, तो हमेशा एल्केन का निर्माण होगा। हमेशा किसका निर्माण होगा, एल्केन का निर्माण होगा। ये फिक्स दिमाग में फिक्स डाल लीजिएगा कि जब भी लाल फॉस्फोरस HI आएगा तो अपचयन होगा किसका, जिसका भी जिस यौगिक का होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन के अंदर रूपांतरित हो जाएगा। जैसे कि मैंने अल्कोहल ले लिया, ये ले लिया मैंने CH3 CH2OH, और उत्प्रेरक आपको बोल दिया कि ये है लाल फॉस्फोरस तथा HI है, ये ध्यान रखना। एक लाल फॉस्फोरस और I2 भी मैंने बताया था, वो I2 था, ये HI है लिखा हुआ। तो हमें पता है कि लाल फॉस्फोरस HI जब भी आएगा किसका निर्माण करेगा, एल्केन का निर्माण करेगा। बताओ कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन। बताओ 2 कार्बन का एल्केन कौन सा होता है, एथेन, CH3CH3, ये तो बना दिया। अब इसके साथ में और कौन से उत्पाद बनेंगे तो देख लीजिएगा। बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक। याद कीजिए 11th क्लास में भी ये चीज मैंने समझाई थी, जब एक ऑक्सीजन होगा तो एक जल का अणु बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जल का अणु कितना बनेगा, एक, H2O। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन काउंट कीजिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ रही है हमें। तो देखिए 3 2 5 5 और 1 6 हाइड्रोजन है यहाँ। इधर देखिए 3 3 6 6 और 2 8, यानी कितने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी हमें, केवल 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ मैं लगाऊंगा 2, तो 2 हाइड्रोजन 2HI है, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या बनेगा, I2 भी बनेगा। जैसे मैंने ले लिया कीटोन CH3 COCH3, और वही लिखा हुआ है लाल फॉस्फोरस HI। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आगे वैसे भी ये चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं एक बार लाल फॉस्फोरस HI क्या करता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको।
बताइए कि हमें पता है कि लाल फास्फोरस HI जब भी आएगा किसका निर्माण होगा, एल्केन का निर्माण होगा। बताइए कितने कार्बन है, 1 2 3, तो बताओ कौन सी एल्केन बनेगी, प्रोपेन, 3 कार्बन की, ये बना दिया हमने प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। फिर हमें पता है कि ऑक्सीजन अगर है, एक ऑक्सीजन है तो कितने जल के अणु बनेंगे, एक जल का अणु बनेगा, तो ये बना दिया एक जल का अणु। अब संतुलित करते हैं इसको कि कितने हाइड्रोजन हुए, 3 3 6 2 8 2 10, इधर कितने हैं, 3 और 3 6, यानी कितने HI चाहिए, 4, ये 4 HI करते ही I कितना हो गए 4, यानी मैं यहाँ लिखूंगा 2I2। 4I तो लिखने से रहे, क्योंकि आयोडीन है वो परमाणु रूप में नहीं होती, अणु रूप में होती है। यहाँ क्या लिखूंगा 2I2। तो बात समझ में आ गई कि लाल फास्फोरस और HI इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जहां पर भी आएंगे आपको अब रटने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी आएंगे, जहां पर भी आपको नजर आए लाल फास्फोरस HI है, इसका मतलब सीधा दिमाग जाएगा एल्केन के ऊपर। जितने कार्बन उस यौगिक के अंदर उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो ये है दूसरा रासायनिक गुण। तीसरे रासायनिक गुण की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है बीटा विलोपन। बीटा विलोपन या विहाइड्रोहेलोजनीकरण। याद कीजिएगा, बीटा विलोपन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एल्कीन चैप्टर है, उसमें जाइएगा, उसके रासायनिक गुण के ऊपर जाइएगा, सॉरी उसके निर्माण की विधियों के ऊपर जाइएगा। एल्कीन के निर्माण की विधियां, वापस कह रहा हूँ, एल्कीन के निर्माण की विधियां। उसमें से एक विधि मैंने ये बताई थी आपको, विलोपन, बीटा विलोपन कहते हैं जिसको, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, जिसमें एक नियम काम आता है सेटजेफ का नियम। किस, सेटजेफ का नियम 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन 11th में मैंने आपको ये समझा दिया था। तो अभी मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि कल आपके टेस्ट है, तो आपको टेस्ट की तैयारी भी करनी होगी। तो इतना छोटा सा ही वीडियो आएगा आज, इसमें इतना कुछ खास मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ, सेटजेफ का नियम। सेम कॉपी में आप काम करो, इसीलिए तो मैंने इसी कॉपी को आपको 12th में यूज करने के लिए कहा था, क्योंकि अब आपको क्या नई कॉपी, वहाँ से कॉपी ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मेरी ऑर्गेनिक की कहाँ गई, 11th की, ये कि मम्मी ने कबाड़ी को तो नहीं दे दी है ऐसा। तो मैंने कहा ये कॉपी बच गई आपके, सेव हो गई, कि इसी कॉपी में आप काम कर रहे हो। अब आपको करना क्या है, थोड़े से पन्ने पलटने, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये 13वें चैप्टर के अंदर एल्कीन के निर्माण की विधियों के अंदर ये टॉपिक है। तो आपको तो करने क्या है, पन्ने पलट के वहाँ पर जाना है और एक बार वो पूरा टॉपिक पढ़ लेना है कि हाँ सर ने क्या समझाया था और सेटजेफ का नियम क्या होता है। तो वो आपको एक बार खुद से पढ़ना है कि सेटजेफ का नियम क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, ताकि मैं अगले लेक्चर में जब आपको समझाऊंगा तो आपको 5 मिनट लगेंगे, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ी सी घर पे आप खुद मेहनत कीजिए, क्योंकि 11th में काफ़ी मेहनत मैं करवा चुका हूँ और कई बच्चों ने मेहनत 11th में की थी, तो उसका परिणाम भी अब आएगा। बच्चों को भी पता चलेगा कि हाँ हमने 11th में जो मेहनत की थी वाकई में वो यहाँ पर काम आ रही है। अभी तक आपने चैप्टर में देखा होगा कि 11th काफ़ी काम आ रही है। फिर भी किसी ने 11th में अभी भी तैयारी नहीं की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो आपकी कॉपी सेम है, अभी भी पीछे के पन्ने पलटी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। IUPAC नाम भी आपको साथ साथ पढ़ते रहने हैं। बाकी हाँ, सबके आपके ऑनलाइन वीडियो आ रहे हैं, साइंस वालों के तो सबके आ रहे हैं, मैथ्स के आ रहे हैं, बायो के आ रहे हैं, फिजिक्स के आ रहे हैं, केमिस्ट्री के आ रहे हैं। तो काफ़ी मटेरियल अब आपके पास पढ़ाई के लिए आ गया है। काफ़ी बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि स्कूलें खुलेगी तब तो सर वापस पढ़ाएंगे, वापस पढ़ लेंगे। पर भैया स्कूलें खुलेगी कब, क्या तुम्हें पता है कि स्कूलें कब खुलेगी? जुलाई में खुलेगी? किसने बोला जुलाई में खुलेगी, अगस्त में खुलेगी, सितंबर में खुलेगी, अक्टूबर में खुलेगी? अक्टूबर में खुलेगी तो क्या करोगे उस समय? मैं कहाँ से 70 चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको पूरे के पूरे लिखवा के, वो भी। तो थोड़ा सा खुद का भला कीजिए, हमारा भला नहीं, खुद का भला कीजिए कि ये जो हम लोग करवा रहे हैं घर पे बैठ के थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बाद में जाकर एकदम आपके ऊपर लोड आ जाएगा पूरा का पूरा। हमारे ऊपर तो कोई लोड नहीं है, हम तो दिन में 5-5 घंटे क्लास ले लेंगे, पहले भी तो ली थी पिछले साल, तो 5-5 घंटे क्लास ले लेंगे, लेकिन आप झेल नहीं पाओगे 5 घंटे क्लास है। तो इससे अच्छा क्या है कि अभी जो थोड़ा थोड़ा काम आपके हो रहा है वो पढ़ते रहिए। हो सकता है 2-3 महीने तक स्कूल नहीं खुले, तो कम से कम 2-3 महीनों में आपके यहाँ 5-6 चैप्टर तो हो जाएंगे। तो 17 में से 5-6 चैप्टर हो गए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा ना। तो स्कूल के अंदर कम ही चैप्टर पढ़ाने पड़ेंगे, बाकी जो 5-6 चैप्टर यहाँ करवाए वो वापस केवल रिपीट करने पड़ेंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको भी सहयोग करने की ज़रूरत है और आपको ही करना है, क्योंकि आपके लिए ये सब माथापच्ची हो रही है। तो कई बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं अभी तक, कई सारे फिजिक्स के दे रहे हैं, केमिस्ट्री के नहीं दे रहे। ये तो खैर जग जाहिर है, केमिस्ट्री से तो पता नहीं क्या दुश्मनी है, देते ही नहीं हो टेस्ट केमिस्ट्री के। स्पेशली 12th बायो के बच्चे
जो होशियार बच्चे की थे, होशियार बच्चों की श्रेणी में भी आते थे, वो भी, उनका भी कोई अता पता नहीं है, नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका मैं। और 12th मैथ्स की बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक बार भी टेस्ट दिया नहीं है। लड़कियां भी 3-4 है 12th मैथ्स के अंदर जो रेगुलर टेस्ट दे रही है, वापस रिप्लाई कर रही है, बाकी कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, जबकि वो फिजिक्स में रिप्लाई कर रही है। और कुछ लड़के भी ऐसे हैं जो फिजिक्स के टेस्ट दे रहे हैं लेकिन केमिस्ट्री के टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो वो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर को पता नहीं चल रहा होगा, सर को सब पता चल रहा है कि कौन टेस्ट कहाँ पर कैसे दे रहा है। तो टेस्ट आपकी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए नहीं है। टेस्ट देना है किसी भी हालत में आपको, जो भी टेस्ट है। अभी शनिवार को जो टेस्ट होगा, मुझे उसमें सबकी कॉपियाँ 100% चाहिए, नहीं तो मैं फ़ोन करूँगा आप तुम्हारे घर पे और पेरेंट्स से सीधा बात करूँगा कि आप टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो। जो भी हमें बिल्कुल पता चलता है कि वीडियो किस किस बच्चे ने देखा है, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये अनिवार्य रूप से आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद तो वैसे ही आपको सामने आनी है। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ाई अभी घर पे है आराम से, कोई डांटने वाला है नहीं, ना आईजी सर है, ना मैं हूँ, ना जेपी सर है, ना देरा जी है, सामने तो कोई डांटने वाला है नहीं। अभी तो आप अपनी मौज मस्ती कर रहे हो, तो मौज मस्ती भाई पड़ जाएगी, ऐसा नहीं करना है। घर पे रहते हो तो थोड़ा सी काम आ रहा है, ज़्यादा नहीं। जैसे आपने ये कहा कि सर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आ गया, तो मैंने आपकी बात मानी। बुधवार गुरुवार को कोई आपके पास वीडियो नहीं आया, आज जो आपके पास वीडियो आया बहुत छोटा वीडियो आया, वो भी पुराना वाला कुछ बचा हुआ तो वो मैंने करवाया है। शनिवार को आपके टेस्ट हो रहा है, संडे को छुट्टी आ गई, तो इसका मतलब इस पूरे सप्ताह में आपके 2 दिन आपके वीडियो आए हैं, तो दो दिन का ही आपको काम करना पड़ा है, ज़्यादा काम का लोड आपके पास रहा नहीं है। तो हमने कुछ रियायत दे दी आपको, जितनी देनी थी इस बार इस सप्ताह के अंदर। हो सकता है अगले सप्ताह से वापस वीडियो आना कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए, या सप्ताह में 4 दिन बहुत है मेरे हिसाब से वीडियो, तो हो सकता है 4 दिन ही आए सप्ताह में, और 1 दिन टेस्ट होना निश्चित है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और किसी को कुछ भी दुविधा हो तो पर्सनली वो मुझे फ़ोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, किसी भी रिगार्ड्स के समझिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी को दिक्कत आ रही है, कई सारे बच्चे अभी जुड़े हैं, तो भैया अभी जुड़े हैं तो दिक्कत क्या आ रही है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो तो आप डाउनलोड करके 10 बार देख सकते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो वापस चालू करो ना। क्लास के अंदर तो ऐसी फैसिलिटी आपके पास होती नहीं है कि सर मैं कल आया नहीं था तो वापस समझा, तो ऐसा तो होता नहीं क्लास के अंदर। लेकिन ये वीडियो में तो आपको फ़ायदा है कि वापस भी तो देख सकते हो। तो कई सारे घबरा रहे हैं कि सर हमारा तो पीछे छूट गया केमिस्ट्री में, अब कैसे कवर करें। अब कवर क्या करना, वीडियो तुम्हारे पास में है, सारे के सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं। फिर भी आपके पास कोई वीडियो नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए कि सर ये वीडियो मेरे को वापस भेज दो, मैं वापस भेज दूँगा, तो वीडियो वापस मिल जाएगा आपको। सैलरी आपके फ्रेंड है उनसे मांगे, उनसे वीडियो मिल जाएगा। नोट्स है, मैंने क्या क्वेश्चन दिए हैं, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो एक दूसरे से हेल्प लीजिए। इसमें समझाने की बात है तो ऑनलाइन वीडियो है तो आप डाउनलोड करके उसको 10 बार ही सुनिए ना, समझाने का तरीका वही है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो धीरे के साथ काम लीजिए। अगर कोई अभी भी जुड़ा है, बीच के अंदर से भी जुड़ा है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांत होकर काम कीजिए, आराम से काम हो जाएगा। कोई बड़ा लोड वाला बात नहीं है, क्योंकि अभी चैप्टर के 3-4 पन्ने मैंने करवाए, तो कोई बड़ी सी ऐसा नहीं हो गया कि मैंने 5-6 चैप्टर करवा दिए इतने दिनों में। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी भी सहयोग की ज़रूरत है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके सहयोग के लिए खड़ा रहूँगा। धन्यवाद।